नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर शहीद स्मारक जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। तो 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड को लेकर जो हमारे आंदोलनकारियों की सोच थी, उनकी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका संकल्प है कि हमें उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक एक पल और एक एक क्षण आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। हम वह सब काम आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी जिसके बारे में सोचते थे। आज प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जन जन तक का उत्थान सुनिश्चित करने का हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन आज एम्स ऋषिकेश है, जहां पर एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। ऋषिकेश एम्स में डॉक्टर्स के बीच संबोधन में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोलकाता की घटना से मन विचलित है, अब सिस्टमैटिक मैकेनिज्म बनाना होगा। ऋषिकेश एम्स ने कम समय में काफी प्रगति की है, इसका श्रेय आप सभी को जाता है। एम्स की डायरेक्टर मीनू सिंह ने बताया कि उपराष्ट्रपति को एम्स के स्टूडेंट ने बिल का ड्राफ्ट भी सौंपा है। आज ऋषिकेश दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत की, एम्स के फैकल्टी मेंबर्स और डॉक्टर से मुलाकात की। न दिन देखा न रात देखा जनता की सेवा करने में। उसके साथ बलात्कार, कत्ल, निर्ममता उस हद की जो अकल्पनीय है। पूरी डॉक्टर बिरादरी, पूरा नर्सिंग स्टाफ, पूरे हेल्थ वॉरियर्स चिंता में, परेशानी में, दुखी है। अब माँ बाप सोचेंगे बेटी को डॉक्टर बनाए कि नहीं बनाए। जब ये विचार मन में आता है तो दिल विचलित हो सकता है। आज ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट एम्स ऋषिकेश आए थे। उन्हें फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना था, और उसके बैकग्राउंड में आपको मालूम ही है आजकल डॉक्टर्स का एजिटेशन चल रहा था, और अभी भी चल रहा है कई जगहों पे। वेस्ट बंगाल में अभी भी चल रहा है। हमारे रेजिडेंट्स ने एक बिल ड्राफ्ट किया जो कि हेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जिसके बारे में कहा जा रहा था। लेकिन ये बिल एकदम नया है, जो कि उसके जो उनको भी देखा गया है, और ऊपर से और भी चीज़ें उसमें ऐड करने के बाद इस बिल को हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी को सौंपा, और उन्होंने उसको पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने ये व्याख्यान दिया। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक मोमेंटस ओकेजन है। हरिद्वार में एसएसपी ऑफिस पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। रुड़की के माधवपुर में लड़के की मौत और शातरशाह गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ कांग्रेस और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये किसका लहू है, कौन बना है रहबरो मुल्क को। यहाँ पर पहुंचे हैं आप सभी का। ऋषिकेश से खबर आ रही है, जहां पर पूर्व हरीश रावत को व्यंग्यात्मक तौर पर नंदी महाराज कहने पर कांग्रेसी भड़क गए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने
आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हिंदू धर्म का अपमान किया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। दरअसल हाल ही में मंत्री ने हरीश रावत पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। स्थायी राजधानी गैरसैंण मूल निवास एवं सशक्त भू कानून की मांग को लेकर लोगों ने कर्णप्रयाग से लेकर गैरसैंण तक महारैली का आयोजन किया, जिसमें कई संगठन तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पिछले कई महीनों से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाने और मूल निवास को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी से खबर आ रही है। मॉल रोड से हटाए गए पटरी फल कारोबारी पिछले 3 दिनों से रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार देर रात भी महिला पुरुष धरना स्थल पर डटे रहे। गौरतलब है कि कुछ समय पहले स्थानीय प्रशासन ने मॉल रोड पर अतिक्रमण का हवाला देते हुए फल व्यवसायियों को हटा दिया था। इसके बाद तय हुआ कि मॉल रोड पर जगह सीमित है, इसलिए करीब 80 लोगों को यहां पर काम करने की इजाजत दी जाए। हालांकि व्यवसायियों का कहना है कि उनकी संख्या 150 से भी ज्यादा है। महिलाएं कह रही हैं कि मसूरी में पहले कोई कामकाज नहीं है, अब वो जाएं तो जाएं कहां। फोटो किसे खींचे थे? मेरे हिसाब से मसूरी में रोजगार वैसे भी कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए तो विशेषकर ना ही हम लोगों के लिए फैक्ट्री है, ना यहाँ कुछ हमारे लिए करने के लिए कार्य है। तो हम लोगों ने अपने घर परिवार बच्चों को पालने के लिए मजबूरी में जब अति परेशानी हुई तो हम लोगों ने एक मॉल रोड पटरी में अपनी दुकान लगाना ही उचित। लेकिन हम लोग आज देखो इतने परेशान हो गए हैं, कोई प्रशासन का कोई भी एक आदमी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हमें पता ही नहीं कि धरना चल रहा है। उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन से खतरा बना हुआ है। वहीं प्रशासन ने 30 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगह पर जाने का नोटिस दिया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियम के अनुसार सुरक्षित जगह पर जाने वाले लोगों को किराए की धनराशि भी दी जाएगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर कोई परिवार नोटिस मिलने के बाद भी वहां पर रहता है और कोई नुकसान होता है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत को लेकर आखिर क्यों सरकार और प्रशासन इतनी जल्दी हरकत में आ गया, तो इसकी वजह है वरुणावत का इतिहास, जो कि बेहद ज्यादा डरावना है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। करीब 2 साल पहले हुई जोशीमठ भू धसाव की घटना के बाद अब उत्तरकाशी में भी एक नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी का संकट थोड़ा अलग है। यहाँ शहर के ठीक ऊपर वरुणावत पर्वत पर लैंडस्लाइड शुरू हो गया। पिछले कुछ दिन से यहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं। डर इस बात का है अगर इसका दायरा बढ़ा तो वरुणावत एक बार फिर से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता है। आज से ठीक 21 साल पहले सितंबर 2003 में वरुणावत पर्वत पर 1.5 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। तब बिना बारिश के वरुणावत पर्वत दरका था तो 1 महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात होती रही। इससे हुए नुकसान की भी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इससे 221 घर तबाह हो गए, 362 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 282 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 21 साल बाद यही पर्वत अब दूसरे छोर से दरकने लगा है। अब वहाँ पर भी जो है कल बहुत अधिक मात्रा में रात को मलबा और काफी बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। अब पीछे जो बैरिकेडिंग जिस समय वरुणावत आपदा आई थी उस समय की जो लगी हुई है उस पर वो काफी हद तक टिके है। और अब धूप लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे पिछली बार पूर्व में हुआ था कि सूखने के बाद वो झरना शुरू होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएं ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफी हद तक रोका है। वरुणावत पर एक्टिव हुए इस लैंडस्लाइड ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सचिव आपदा को उत्तरकाशी भेजकर पूरी रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण कर लौटे सचिव आपदा प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वरुणावत का पहले का ट्रीटमेंट सुरक्षित है
एक्टिव जोन में मलबा और टूटे पेड़ जमा हैं, लिहाजा ढलान के नीचे रह रहे परिवारों को शिफ्ट किया जाना जरूरी है। वहीं मलबा रोकने के लिए लोहे के एंगल्स और वायर क्रेट लगाने होंगे। इसके साथ ही GSI से इसकी डिटेलिंग जांच भी कराने के लिए कहा गया है। पहला काम हमने ये किया है कि जो भी लोग नीचे रहते हैं, जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, मलबा गिरने की संभावना है, जो कि मलबा और पत्थर दोनों वहाँ रुके हुए हैं, ऊपर बरसात होगी तो वो नीचे आएगा, तो उनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कि उनको शिफ्ट कर लें। उनको शिफ्ट करने के बाद जो किराए की धनराशि होती है और जो मदद होती है वो मदद हम पूरा करेंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, उसको रोकने के लिए हमें नीचे दीवार बनानी पड़ेगी, कुछ लोहे की ग्रिल जैसे वहां लगी हुई है वो लगानी पड़ेगी, कुछ और कार्य करने पड़ेंगे। बहुत बड़े एरिया में नहीं है, थोड़ा सा एरिया में है, बट वो खतरनाक हो सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल 21 साल बाद एक बार फिर से उत्तरकाशी के लोग दहशत में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गंभीर चुनौती को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ देहरादून से सुनील लवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के अस्सी गंगा घाटी ने अगोड़ा मोटरमार्ग नौगांव और भंकोली के बीच भूस्खलन के चलते पिछले 5 दिन से बंद है। पूरी सड़क भूस्खलन की चपेट में आने से 3 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है और ग्रामीण स्कूली छात्रों को कई किलोमीटर की दूरी तय कर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा PMGSY विभाग को सूचना देने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी में धौंतरी कमद मोटर मार्ग पर गदेरा उफान पर आने से पूरी सड़क वॉशआउट हो गई है, जिसे 4 दिन बाद भी खोला नहीं जा सका है, जिससे लगभग 24 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा ह्यूम पाइप बिछाकर मार्ग खोलने की कोशिश की जा रही है। ज्योतिर्मठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक बद्रीनाथ हाईवे को डबल लाइन बनाने का काम शुरू हो गया है। मॉनसून की बारिश के बाद तेजी से इस सड़क को डबल लाइन बनाने का काम किया जा रहा है। गढ़वाल स्काउट के पास 8 मीटर सड़क को चौड़ी करने का काम किया जा रहा है। जैसे ही मानसून की बारिश कम हुई है, उसके बाद अब बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क डबल लाइन बनाने का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है और ज्योतिर्मठ से आगे देखिए यहाँ पे अब मशीनें लगा दी गई हैं और आने वाले समय में जब अगले वर्ष चारों धाम की यात्रा शुरू होगी तो यात्रियों को अच्छी सड़कें मिलेगी। ये इस उद्देश्य से जो ऑल वेदर रोड के तहत जो सड़क निर्माण के जो काम है उसमें गति प्रदान की जा रही है और आप देखिए यहाँ पे मशीन लगा दी गई है और मशीन से अब सड़क को डबल लाइन बनाया जा रहा है। इन इलाकों में 8 मीटर सड़क को चौड़ा किया जाएगा और समय रहते इस काम को पूरा करने का लक्ष्य भी NH ने रखा है, क्योंकि अगले वर्ष यात्रा तक लक्ष्य ये है कि अच्छी सड़कें यात्रियों को मिले। जिस तरीके से लगातार यात्रा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन से लेकर सरकार लगातार यात्रा व्यवस्थाओं का सुधारने की कोशिश कर रही है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है सड़क। और सड़क के डबल लाइन बनने से एक और जहाँ तीर्थ यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी तो वहीं एक बार फिर से चारों धाम की सुगम यात्रा भी यात्री कर पाएंगे। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, ज्योतिर्मठ। अल्मोड़ा में भिकियासैंण के 1 दर्जन गांव को मुख्यमंत्री पलायन रोको योजना के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोड़ा गया है और पलायन को रोकने के लिए सभी विभागों ने लाखों की योजनाएं बनाकर शासन को भेजी हैं, जिससे गांव को पलायन रोक सके और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। टोटल 12 गांव जो हैं उसको चयन किया हम लोगों ने। आपको फैक्ट बता दूं, उस एरिया में जो अगर हम पलायन देखें तो -21% है पलायन, जबकि ग्रोथ रेट जनरली होती है जगह, मगर हमारी जो ग्रोथ रेट है वो -21% की है उस एरिया में। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांव में बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। बरसात में झील के किनारे झाड़ियां और पानी के गड्ढों में मच्छर के लार्वा और बैक्टीरिया होने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पहले TSDC झील के किनारे कीटनाशक का छिड़काव, दवाइयों और साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को बजट देता था, लेकिन अब TSDC द्वारा बजट देना बंद कर दिया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और छिड़काव और दवाइयों का इंतजाम कराता है। CMO का कहना है कि इसके लिए तैयारी कर ली गई है। प्रतापनगर और बिलंगना के MOICs को बोल दिया है कि आप अपने लोगों से झील का आसपास का थोड़ा सर्वे करवाइए
अगर कहीं ऐसा कुछ मिलता है कि जहाँ से कोई बीमारी फैलने वाली सामग्री होगी तो उसको हम तुरंत नष्ट कर देंगे। लैंसडाउन के रिखड़ी खाल इलाके के स्कूली बच्चे इन दिनों पुलिस की निगरानी में स्कूल से आना जाना करने को मजबूर हैं। रिखड़ी खाल क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांव पिछले 2 हफ्तों से गुलदार के आतंक से जूझ रहे हैं। गुलदार ने गांव के एक 5 साल के बच्चे को अपना निवाला बना डाला था। इसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। यहां तक कि ग्रामीणों ने बच्चों को स्कूल भेजना भी छोड़ दिया। बिगड़ते हालातों को देखते हुए अब पुलिस की निगरानी के बीच बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये 19 तारीख की घटना है जब एक 5 वर्षीय बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया था और बालक का जो शव था वो कुछ ही दूरी पर अगले दिन मिला था। तो इस सूचना के बाद से जो हमारी टीम है वो लगातार लोगों को अवेयर कर रही है, जागरूक कर रही है कि रात्रि के समय बाहर न निकलें। इसके अलावा अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, अगर कहीं बाहर जाएं तो फिर एक ग्रुप में जाएं और अगर भी गुलदार नज़र आता है या ऐसी कोई गतिविधि का पता चलता है तो तत्काल हमें और वन विभाग को सूचित करें। तो इसके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। खटीमा गोलीकांड की आज 30वीं बरसी है। नैनीताल में राज्य आंदोलनकारियों ने तल्लीताल में शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान आंदोलनकारी इस बात से नाराज दिखे कि इतने साल बाद भी सपनों का राज्य नहीं बन सका। इसके साथ ही कहा कि रोजगार को लेकर सरकारों ने काम नहीं किया। उन लोगों ने बेहतर उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना के लिए अपनी शहादत दी, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि इस विधानसभा में कोई पक्ष विपक्ष रह ही नहीं गया है। सारे जो लोग हैं विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया इस विधानसभा सत्र में। उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो विधायक होंगे उनका इलाज जो है विदेशों में होगा। भाई यहाँ के इंसान क्या इंसान नहीं है? उन्हीं का इलाज क्यों होगा? यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं पर आप ध्यान क्यों नहीं दोगे? अगले साल प्रयागराज में होने वाले कुंभ से जुड़ी बड़ी खबर है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रंजनी गुट को पंचायती अखाड़ा और बड़ा उदासीन अखाड़े ने अपना समर्थन दिया है। अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष और रंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने दावा किया कि पहले उन्हें 13 में से 7 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त था और अब बड़ा अखाड़ा को मिलाकर कुल 8 अखाड़ों का समर्थन मिल गया है। बड़ा अखाड़ा उदासी का समर्थन मिला है और मैं इस समय इसी अखाड़े में खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। और आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में महीने के अंदर अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है। श्री सत पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूज्य महंत साहिबानों ने पूज्य महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज मनसा देवी जी को समर्थन दिया है। अखाड़ा परिषद के संबंध में हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई करते हैं। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति का पर्याय माने जाते हैं। इनमें कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो कई मायनों में खास हैं। ऐसी ही खासियत समेटा है सोरघाटी पिथौरागढ़ का हिल यात्रा पर्व। ये पर्व मुखौटों के लिए जाना जाता है। ये आपको भी रूबरू कराते हैं हिल यात्रा के ऐतिहासिक मुखौटों के इतिहास से। साधारण से नजर आने वाले ये मुखौटे किसी नाटक में अभिनय करने वाले कलाकारों के नहीं हैं, बल्कि इन मुखौटों के पीछे छिपा है करीब 500 साल पुराना इतिहास, जिसकी इबारत लिखी थी पिथौरागढ़ के 4 मेहर भाइयों ने। 16वीं सदी में यहाँ के मेहर भाई पड़ोसी मुल्क नेपाल गए थे, जहाँ नेपाल नरेश ने मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर उन्हें ये मुखौटे इनाम के रूप में दिए थे। तभी से पिथौरागढ़ में हिल यात्रा मनाने का आगाज भी हुआ है। इन दिनों आस्था के इस लोक पर्व को मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसका इतिहास नेपाल से जुड़ा हुआ है और मेरे हाथ में जो अभी मुखौटा देख रहे हैं ये बाबा लखिया का मुखौटा है, जो हमारे आराध्य देव हैं। इन्हें भगवान शंकर का गण भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति की कहानी से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शंकर क्रोधित होते हैं, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करते हैं। नेपाल से भारत आई ये मुखौटे वीरता के साथ ही सोरघाटी पिथौरागढ़ की सुख और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और हिरन के मुखौटे आदि शामिल हैं। हिल यात्रा के दिन इन मुखौटों की मदद से ही कलाकार देखने वालों को पहाड़ के कृषि प्रेम से रूबरू कराते हैं।
इस पर्व में रोमांचित करने वाला अभिनय देखने वालों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। आस्था, विश्वास और रोमांच का प्रतीक हिल यात्रा अब पिथौरागढ़ की पहचान बन गई है। इसमें अलग अलग प्रकार के मुखौटे सजाए जाते हैं। लक्या का है, गलिया का है, बड़ी नेपाली हॉल है, छोटी हॉल है, ये नकटी है, कई प्रकार की छोटे मोटे चमकाए जाते हैं, जिससे मेले का सुंदर प्रभावित हुए मेले में। तेजी से बदलते इस दौर में जहां एक तरफ लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से कोसों दूर जा रहे हैं, उसी दौर में पिथौरागढ़ के लोग अपनी 500 साल पुरानी विरासत को आज भी सहेजे हैं, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि पहाड़ आधुनिकता और परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में नवजात को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बच्चे को बेचने वाले कोई और नहीं, नवजात के मां बाप ही हैं। मामला देहरादून के पथरी बाग इलाके का है, जहां किराए पर रहने वाले अमन और पत्नी गीता का 14 अगस्त को एक बेटा हुआ, जिसको उन्होंने दिल्ली के किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए में बेच दिया। बताया जा रहा है कि दंपति मूल रूप से रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अमन के पास बच्चे की परवरिश के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण उसमें ये कदम उठाया गया। अब पैसे मिल गए आपको पूरे? और पैसे देने के लिए बोला है या? हमने कुछ नहीं बोला। 50,000 सरकारी का कोई कार्यक्रम कुछ नहीं करा इसमें? किया है उन्होंने, वो अभी जो वकील कर रहे थे ना, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कुछ दिन बाद। कुछ लिखा पड़ी अभी तक करी? हाँ, अभी तक क्या है? एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया था उन्होंने, हाँ। जिसमें लिखा था कि मतलब मैं अमन और गीता अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेबी को दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया है और मतलब अब जो आगे कार्रवाई होगी, मतलब क्या बोलते हैं, साइन वगैरह होंगे कोर्ट में, वो अब एक दिन होंगे, क्योंकि जो उन्होंने लॉयर बुक किया था वो तो उनकी तो डेथ हो गई, तो दूसरी वाले। और बातचीत करने के लिए इस वक्त सत्येंद्र बर्थवाल हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सत्येंद्र, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, बच्चे को क्यों बेचा गया है? बिल्कुल अनुपम, आपको बता दूं कि ये बड़ा गंभीर मामला है, जहां एक माता पिता सब पैसों के कमी के कारण अपने नवजात जो बच्चा है, मात्र 10 से 12 दिन का ये बच्चा है, इसे बेच देते हैं। ये अभी तक जानकारी क्लियर नहीं हो पा रही कि आखिर में उन्होंने बच्चा सिर्फ पैसे की वजह से बेचा या कुछ इसके और भी कारण है, जिसको लेकर क्योंकि पूरा मामला CWC के पास है। CWC के जो लोग हैं अभी वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या कुछ आगे कारण इसमें है कि क्यों बच्चे को बेचा गया। कारण बच्चे CWC अभी इसकी पड़ताल कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।